हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में, यानी कि कैग के ऑफिस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो कैग का ऑफिस है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 5 में दिया हुआ है। तो पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 टू आर्टिकल 151 डील्स विद द ऑफिस ऑफ कैग। अब कैग का फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बताया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अब कंट्रोलर का मतलब अलग है और ऑडिटर का मतलब अलग है। कंट्रोलर का मतलब होता है वो गिव्स परमिशन टू द गवर्नमेंट टू टेक आउट मनी फ्रॉम द पब्लिक एक्सचेकर, हु गिव्स परमिशन टू द गवर्नमेंट टू टेक आउट मनी फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मतलब अगर गवर्नमेंट को 1 रुपया भी पब्लिक एक्सचेकर में से अगर 1 रुपया भी जनता का पैसा निकालना है तो गवर्नमेंट को पहले कंट्रोलर से, कैग से परमिशन लेना होगा। इसको बोलते हैं कंट्रोलर। ऑडिटर मतलब जो ऑडिट करता है अकाउंट को कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया। सो ऑडिटर इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिटिंग द रिसीट एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। अब ये जो कैग का ऑफिस है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इंडिया ने अडॉप्ट किया है ब्रिटेन से। लेकिन ब्रिटेन के कैग और इंडिया के कैग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कैसे? देखो, इंडिया ने ये ऑफिस ऑफ कैग अडॉप्ट तो कर लिया इस कॉन्सेप्ट को ब्रिटेन से, लेकिन इंडिया के कैग के पास कंट्रोलर की पावर नहीं है और ब्रिटेन के कैग के पास कंट्रोलर की पावर है। मतलब अगर इंडिया में गवर्नमेंट को 1 रुपया भी निकालना है पब्लिक एक्सचेकर में से तो गवर्नमेंट को कैग के परमिशन की ज़रूरत नहीं है इंडिया में। क्यों? क्योंकि कैग के पास कंट्रोलर की पावर है ही नहीं इंडिया में। लेकिन यही ब्रिटेन के केस में अगर वहाँ के गवर्नमेंट को निकालना है पब्लिक एक्सचेकर में से पैसा तो पहले कैग की परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ के कैग के पास तो कंट्रोलर की पावर है लेकिन इंडिया के कैग के पास कंट्रोलर की पावर नहीं है। तो इंडिया का जो कैग है ही विल एक्ट एज एन ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ही विल ओनली ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। वो कंट्रोलर का फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। अब हमारे जो मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे जो फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उन्होंने इंडिया के कैग को कंट्रोलर की पावर क्यों नहीं दी? क्योंकि इंडिया में फॉलो किया जाता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का थंब रूल है एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू दी लेजिस्लेचर। देखो, 3 ऑर्गन्स ऑफ स्टेट होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज, जैसे कि हु इज द लेजिस्लेटिव बॉडी एट द लेवल ऑफ द यूनियन, लोकसभा, राज्यसभा। एट द लेवल ऑफ द स्टेट, लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द लॉज। उन लॉज को लागू करने का काम एग्जीक्यूटिव करता है। एग्जीक्यूटिव कौन है एट द लेवल ऑफ द यूनियन? प्रेसिडेंट एक एग्जीक्यूटिव है, प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव है, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एग्जीक्यूटिव है, सीबीआई एक एग्जीक्यूटिव है, कैग एक एग्जीक्यूटिव है। एट द लेवल ऑफ द स्टेट, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, गवर्नर, ये सब एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी नहीं है इंडिया में, इंडिया में लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी है। एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल, एग्जीक्यूटिव इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेचर। हम इंडिया में एग्जीक्यूटिव सुप्रीमेसी नहीं रखे, मतलब पहले लेजिस्लेचर आता है, पहले लॉ मेकिंग बॉडी आती है, उसके बाद एग्जीक्यूटिव आता है। हम कोई एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावरफुल इंडिया में नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि फिर मिसयूज ऑफ पावर के चांसेस होते हैं। अगर हम एग्जीक्यूटिव को ज़्यादा पावर दे देंगे तो उनको अंकुश लगाने के लिए, उनको अकाउंटेबल, उनको आंसरेबल रखने के लिए कौन होगा? वो अपनी मर्जी से सब काम करेंगे। तो उनको अकाउंटेबल होना होगा टू द लेजिस्लेचर। दे हैव टू बी आंसरेबल, दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। क्यों? ताकि वो जो पावर है उसका मिसयूज ना किया जाए, वो कोई आर्बिट्ररी एक्शन ना ले ले। इसीलिए इंडिया में है एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी है, पार्लियामेंट इज द सुप्रीम लेजिस्लेटिव बॉडी। भाई एग्जीक्यूटिव पार्लियामेंट से ऊपर नहीं है, पार्लियामेंट ऊपर है, उसके बाद आता है एग्जीक्यूटिव। पहले लेजिस्लेटिव बॉडी आती है, उसके बाद ये सारे एग्जीक्यूटिव्स आते हैं। ठीक है, चलो। तो अब अगर हम कैग को, जो कि एग्जीक्यूटिव है, अगर हम कैग को ये कंट्रोलर का पावर दे देते, मतलब कि कैग जो कि एक एग्जीक्यूटिव है, क्या वो परमिशन देगा पार्लियामेंट को? क्या वो परमिशन देगा लोकसभा को, लेजिस्लेटिव असेंबली को कि तुम पब्लिक एक्सचेकर में से पैसा निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? हम ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। हमारे कंट्री में लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी है। कोई एग्जीक्यूटिव, कैग एक एग्जीक्यूटिव है, कोई एग्जीक्यूटिव कैसे परमिशन दे सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को, लोकसभा को, पार्लियामेंट को, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कि तुम पब्लिक एक्सचेकर में से पैसा निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता?
क्योंकि लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी है, ये पावर हम कोई एग्जीक्यूटिव को नहीं दे सकते। ठीक है, तुम ऑडिटर का पावर रख लो, लेकिन तुम परमिशन नहीं दोगे लोकसभा को कि तुम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो। क्यों नहीं दोगे तुम परमिशन? क्योंकि तुम एक एग्जीक्यूटिव हो, एंड इन इंडिया एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। पहले लेजिस्लेचर आता है, फिर एग्जीक्यूटिव। तो अगर कैग ऑफ इंडिया के पास कंट्रोलर का पावर नहीं है, तो फिर ये पावर किसके पास है? फिर गवर्नमेंट को किससे परमिशन लेनी होगी पब्लिक एक्सचेकर में से पैसा निकालने से पहले? तो ये पावर लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। लोकसभा एट द लेवल ऑफ द यूनियन, लेजिस्लेटिव असेंबली एट द लेवल ऑफ द स्टेट। नो ग्रांट ऑफ फंड फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया कैन बी मेड विदाउट ड्यू अप्रोप्रिएशन ऑफ द लोकसभा। तो ये पावर लोकसभा के पास है और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है। ये पावर कैग एक एग्जीक्यूटिव के पास नहीं है। तो ये पावर लोकसभा को ही क्यों दी गई, राज्यसभा को क्यों नहीं दी गई? या फिर ये पावर लेजिस्लेटिव असेंबली को ही क्यों दी गई, लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्यों नहीं दी गई? क्योंकि लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। इलेक्शन कैसे होता है? हम जनता ही तो वोट करते हैं ना अपने एमएलएस के लिए, हम जनता ही वोट करते हैं लोकसभा के इलेक्शन में। हर 5 साल में जब लोकसभा डिसॉल्व होता है, फ्रेश इलेक्शन होता है, हम जनता ही तो वोट कर रहे हैं ना। वी द पीपल आर इलेक्टिंग द मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। तो जनता का पैसा कौन कंट्रोल करेगा? डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस ही तो कंट्रोल करेगा ना। वी आर चूजिंग आवर रिप्रेजेंटेटिव्स इन दी लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। राज्यसभा के मेंबर्स को तो हम तो इलेक्ट नहीं करते हैं। राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल तो इनडायरेक्टली इलेक्टेड हाउस है। राज्यसभा का इलेक्शन कैसे होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ ऑल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, दे वोट फॉर द राज्यसभा इलेक्शन। हम जनता तो वोट नहीं कर रहे हैं ना उन मेंबर्स के लिए, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा के लिए। तो जनता का पैसा कौन कंट्रोल करेगा? जिनको जनता चूज कर रही है, जिनको जनता इलेक्ट कर रही है। इसीलिए ये पावर लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली के पास है, राज्यसभा और लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास नहीं है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग देखते हैं रोल ऑफ कैग के बारे में। देखो, मैंने आपको बताया कि कैग के पास कंट्रोलर का पावर नहीं है इंडिया में। कैग विल एक्ट एज एन ऑडिटर जनरल ओनली। अब जब नॉर्मल बजटरी प्रोसेस होता है, ठीक है, तो जो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, मान लो पार्लियामेंट में बजटरी प्रोसेस चल रहा है, तो जो भी मिनिस्ट्री है वो उनको पैसा अलॉट किया जाता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। मान लो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने मांगा 500 करोड़ रुपये, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मांगा 1000 करोड़ रुपये, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने मांगा 1500 करोड़ रुपये। तो जो भी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं उनको पैसा अलॉट किया जाता है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द बजटरी प्रोसेस। अब कैग बैठा है, कैग देख रहा है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मांग रही है 1000 करोड़ रुपया वेलफेयर स्कीम में डालने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मांग रही है 500 करोड़ रुपया, मान लो राफेल फाइटर प्लेन्स खरीदने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर कुछ पैसा मांग रही है। अब कैग बैठ के सब कुछ देख रहा है कि ये मिनिस्ट्री इतना इतना पैसा मांग रही है, उनको इतना इतना पैसा अलॉट किया जा रहा है फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। लेकिन अगर कैग को ऐसा लगा कि ये मिनिस्ट्री, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इतना पैसा मांग रही है लेकिन इतना पैसे का ज़रूरत नहीं है, या अगर कैग को ऐसा लग रहा है कि ये जो पैसा मांग रही है ये पैसा डूबने ही वाला है, तो कैग क्या बीच में कुछ बोल सकता है ड्यूरिंग द बजटरी प्रोसेस? कैग तब कुछ भी नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर। यहाँ पे कैग कुछ नहीं बोल सकता। कैग इज मियरली एन ऑडिटर जनरल। कैग सिर्फ ऑडिट करेगा अकाउंट्स को। कैग बीच में कुछ नहीं बोलेगा कि आप इतना पैसा इस मिनिस्ट्री को क्यों दे रहे हो, इतना पैसा उस मिनिस्ट्री को क्यों दे रहे हो। नहीं, ये पावर कैग के पास नहीं है। कैग एक एग्जीक्यूटिव है एंड लोकसभा इज ए लेजिस्लेटिव बॉडी। तो जब बजटरी प्रोसेस चल रहा है, जब पार्लियामेंट में बजट डिस्कस हो रहा है या बजटरी प्रोसेस जब चल रहा है, तब कैग कुछ भी नहीं बोलेगा। तो फिर कैग का रोल कब आएगा? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर आपको पता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। अब जब फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, जब जितना एक्सपेंडिचर था, जितना खर्चा था, सब हो गया, उसके बाद कैग ऑडिट करेगा अकाउंट को। ठीक है, उसके बाद ऑडिट करेगा अकाउंट को। बीच में कैग कुछ भी नहीं बोल रहा था। जब पूरा खर्चा हो गया बाय डिफरेंट मिनिस्ट्रीज, उसके बाद कैग ऑडिट करेगा अकाउंट को। कैग देखेगा कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कुछ स्कैम तो नहीं हुआ, तो उसके हिसाब से कैग अपना रिपोर्ट बनाएगा। अब ये रिपोर्ट जो कैग ने बनाया एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर आफ्टर द एक्सपेंडिचर हैज़ बीन डन, तो पहले कैग तो कुछ भी नहीं बोला। तो कैग का रोल कब आया? जब सब खर्चा हो गया, तब कैग ऑडिट करता है अकाउंट को। दैट मीन्स कैग एक्ट एज एन एक्सपोज्ड फैक्टो इन अ कंट्री। एक्सपोज्ड फैक्टो मतलब जब सब खर्चा हो जाएगा, देन कैग विल कम इनटू पिक्चर, देन कैग विल ऑडिट द अकाउंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। उससे पहले कैग का कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब कैग ने अपना रिपोर्ट बना लिया, इतना पैसा आया, इतना पैसा गया, जो भी। अब ये रिपोर्ट को कैग सबमिट करेगा टू द प्रेसिडेंट in case of at the level of the union and to the governor at the level of the state। ठीक है,
तो प्रेसिडेंट विल कॉज द लेइंग डाउन ऑफ दिस रिपोर्ट इन द पार्लियामेंट at the level of the union and at the level of the state. Governor will cause the laying down of this report before the state legislature. अब पार्लियामेंट में होगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. कौन होगा? पैक, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी. तो ये रिपोर्ट अब गया पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास. अब पब्लिक अकाउंट कमेटी में कोई भी एग्जीक्यूटिव नहीं होता है, याद रखना. पब्लिक अकाउंट कमेटी में सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटर्स होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटर्स होते हैं. तो पब्लिक अकाउंट कमेटी जो पार्लियामेंट की जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उसमें टोटल 22 मेंबर्स रहते हैं, ठीक है, कुछ लोकसभा के और कुछ राज्यसभा के. अब ये जो 22 मेंबर्स हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में, इसमें सिर्फ लेजिस्लेटर्स है, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है, कोई मिनिस्टर्स नहीं होंगे, ठीक है. अब पब्लिक अकाउंट कमेटी को ये कैग का रिपोर्ट मिला. अब पब्लिक अकाउंट कमेटी बुलाएगा कैग को, भाई तुम इधर आओ बताओ कितना कितना खर्चा हुआ, कैसे कैसे खर्चा हुआ. ऑब्वियसली उसमें कुछ ना कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी होंगे जो पैक को नहीं समझ में आएंगे क्योंकि कैग ने वो रिपोर्ट बनाया है. तो पैक कैग से पूछेगा बताओ ये तुमने रिपोर्ट में क्या मेंशन किया है. इसीलिए बोला जाता है कैग एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू पैक, ठीक है. ये कैग का रिपोर्ट आया पैक के पास, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास. तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी देखेगा कि कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा कितना खर्चा किया गया है, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, कहीं कुछ घोटाला तो नहीं हुआ. जो भी उसमें ऑब्वियसली कुछ टेक्निकल डिटेल्स भी होंगे जो पैक को नहीं पता चलेंगे, तो वो कैग को बुलाएगा कि तुम मुझे बताओ तुमने ये रिपोर्ट में क्या मेंशन किया है. इसलिए बोला जाता है कैग एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड टू पैक, ठीक है. अब पैक ने पूरा रिपोर्ट पढ़ लिया. अब वो बुलाएगा मिनिस्टर्स को, तुम बताओ भाई तुमने इतना पैसा कहाँ खर्चा किया, ये मुझे थोड़ा ज़्यादा पैसा लग रहा है, तुमने खर्चा कर दिया, इतना पैसा कहाँ गया. मतलब कि पैक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, मैंने आपको बताया, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटर्स होंगे, कोई भी एग्जीक्यूटिव नहीं है. मतलब अब लेजिस्लेटर इज आस्किंग क्वेश्चन टू द एग्जीक्यूटिव, हेंस एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. ये क्वेश्चन कैग नहीं पूछ सकता था मिनिस्टर से कि तुमने कितना खर्चा किया बताओ. तो ये क्वेश्चन कौन पूछ रहा है? पैक पूछ रहा है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटर्स है, सिर्फ और सिर्फ लेजिस्लेटर्स है, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है. तो पैक विच कंसिस्ट ऑफ ओनली लेजिस्लेटर्स इज आस्किंग क्वेश्चन टू डिफरेंट मिनिस्टर्स मतलब एग्जीक्यूटिव. तो इसीलिए कहा जाता है एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर. अब एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स पैक को बताएंगे कि भाई हमने इतना पैसा कहाँ खर्चा किया, क्यों इतना खर्चा हुआ. तो इसीलिए कहा गया है एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू द लेजिस्लेचर, ठीक है. अब अगर पैक को अगर लगा कि कुछ तो घोटाला हुआ है तो पैक कैन ऑल्सो रिफर दिस मैटर टू CBI एज वेल. अगर लगा कि कुछ करप्शन के चांसेस है देन एंटी करप्शन डिवीजन ऑफ CBI विल कम इनटू पिक्चर और फिर वो सब होगा, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन वगैरह होगा, वो अलग बात है. अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं फटाफट कैग के ऑफिस के बारे में. सबसे पहले डॉक्टर BR अम्बेडकर ने कैग के ऑफिस को कहा है एज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. डॉक्टर BR अम्बेडकर की क्या लाइन्स है देखो. आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट दिस डिग्निटरी और ऑफिसर इज प्रॉबेबली द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफिसर इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. ही इज द वन मैन who is going to see that the expenses voted by the parliament are not exceeded or varied from what has been laid down by the parliament in the appropriation act. अब मैंने आपको बताया कि कैग ऑफ इंडिया और कैग ऑफ ब्रिटेन कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है. सबसे पहला पॉइंट, कैग ऑफ इंडिया इज ओनली परफॉर्मिंग द रोल ऑफ एन ऑडिटर जनरल एंड नॉट ऑफ अ कंट्रोलर, बट इन ब्रिटेन इट हैज़ द पावर ऑफ बोथ कंट्रोलर एज वेल एज ऑडिटर जनरल. इन इंडिया द कैग ऑडिट्स द अकाउंट आफ्टर द एक्सपेंडिचर इज कमिटेड. जैसे मैंने आपको बताया सब खर्चा हो जाएगा उसके बाद द रोल ऑफ कैग विल कम इन टू पिक्चर. इसको बोला जाता है एक्स पोस्ट फैक्टो. In the UK, no money can be drawn from the public exchequer without the approval of the CAG. तो UK के CAG के पास कंट्रोलर का भी पावर है. अब in India, CAG is not a member of the parliament, but in Britain, CAG is a member of the House of Commons. तो वहाँ का जो लोअर हाउस है ब्रिटेन का House of Commons, so CAG is a member of House of Commons, but in India, CAG is not a member of either house of the parliament. तो ये कुछ डिफरेंसेस है बिटवीन कैग ऑफ इंडिया एंड कैग ऑफ ब्रिटेन जो आपको पता होने चाहिए. अब कैग को व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ कैग देख लेते हैं. सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कैग ऑडिट्स द अकाउंट्स रिलेटेड टू ऑल द एक्सपेंडिचर फ्रॉम द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड कंसोलिडेटेड फंड ऑफ ईच स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी हैविंग अ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो एट द लेवल ऑफ द यूनियन भी कैग ही है, एट द लेवल ऑफ द स्टेट भी कैग ही है. ये आप याद रखिएगा. ऐसा नहीं है कि स्टेट के लिए कोई और ऑफिस है, नहीं, स्टेट के लिए और यूनियन दोनों के लिए ही कैग है.
He audits all the expenditure from the Consolidated Fund of India and Public Account of India, as well as the Contingency Fund and Public Account of each state. Or he audits all trading, manufacturing, profit and loss accounts, balance sheets and other subsidiary accounts kept by any department of the government and state government. He audits the receipt and expenditure of all bodies and authorities substantially financed by the central or state government. तो अगर कोई ऐसा ऑफिस है which is financed by the central and state government, that will also be audited by CAG and other corporations and bodies. He audits the accounts of any other authority when requested by the president or governor. He advises the president with regards to prescription of the form in which the accounts of the center and state shall be kept. वो अपना ऑडिट रिपोर्ट को सबमिट करता है. ही सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ द सेंटर टू द प्रेसिडेंट. ठीक है, तो ऑडिट रिपोर्ट एट द लेवल ऑफ द सेंटर कैग प्रेसिडेंट को सबमिट करता है, हु शैल इन टर्न प्लेस देम बिफोर बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, जैसे मैंने आपको बताया. उसके बाद ही सबमिट्स हिज ऑडिट रिपोर्ट रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ स्टेट टू द गवर्नर. तो एट द लेवल ऑफ द स्टेट गवर्नर को रिपोर्ट सबमिट करता है, एंड गवर्नर हु शैल इन टर्न places them before the state legislature. CAG also acts as a guide, friend, philosopher to Public Accounts Committee of the Parliament, जैसे मैंने आपको बताया. तो ये सब पॉइंट्स मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पहले. अब हम लोग देखते हैं कि कैग के ऑफिस के इंडिपेंडेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या किया जाता है. देखो, कैग के ऑफिस को इंडिपेंडेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो इम्पार्शियली फंक्शन कर पाए, विदाउट एनी बायस वो फंक्शन कर पाए, उन पे किसी का दबाव ना पड़े. इसीलिए उनके ऑफिस को इंडिपेंडेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो उनके ऑफिस को इंडिपेंडेंट रखने के लिए क्या किया गया? सबसे पहले कैग को अपॉइंट किया जाता है फॉर अ फिक्स टेन्योर. सो ही इज़ अपॉइंटेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years और टिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 years, विच एवर इज अर्लियर. तो ऐसा नहीं है कि कैग को जब चाहे रिमूव कर दिया जाएगा, वैसा नहीं होता है. ठीक है, CAG can be removed by the president only in accordance with the procedure mentioned in the constitution, that is the manner same as removal of the Supreme Court judge. अगर CAG को रिमूव करना है तो उनको वही तरीके से रिमूव किया जाएगा जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, ऑन ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर एंड इनकैपेसिटी, जो कि एक बहुत ही टफ प्रोसेस है सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करना. तो CAG को भी अगर रिमूव करना है तो वही सेम प्रोसेस अपनाना पड़ेगा. और देखो, CAG is not eligible, he is ineligible to hold any office either under the government of India or of any state once he resigns as a CAG. तो CAG जब रिटायर करेगा या CAG जब रिज़ाइन करेगा तो उसके बाद CAG कोई भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में अपॉइंट नहीं किया जा सकता है या अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट. तो CAG को अपॉइंट नहीं किया जाएगा. CAG इज़ नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट. उसके बाद his salary and other service condition cannot be varied to his disadvantage. तो जब CAG को अपॉइंट कर लिया गया तो कहा जा रहा है सैलरी कैनॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज. मतलब CAG के अपॉइंटमेंट के बाद उनकी सैलरी को कम नहीं किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है लेकिन कम नहीं किया जा सकता. इसको बोलते हैं कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज CAG के अपॉइंटमेंट के बाद. ठीक है, अब the administrative expenses of the office of CAG, including all the salaries, allowances and pensions, are charged upon the Consolidated Fund of India and is not subject to vote. तो जो salary and pensions and allowances of CAG है, that is a charged expenditure, that is not voted by the parliament. तो ये सब measures लिए गए हैं in order to protect the office of CAG from any sort of bias. अब CAG के ऑफिस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हम लोगों ने देखा. CAG इज़ अपॉइंटेड फॉर अ फिक्स टेन्योर, उनको फिक्स टेन्योर के लिए अपॉइंट किया जाता है. अगर CAG को रिमूव करना है तो सेम प्रोसीजर फॉलो करना होगा जो जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करने के लिए फॉलो किया जाता है. फिर नो पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ CAG. फिर जो उनकी सैलरी है दैट इज़ अ चार्ज एक्सपेंडिचर दैट कैन नॉट बी वोटेड बाय द पार्लियामेंट. फिर हिज सैलरी अलाउंसेस कैन नॉट बी वेरीड टू हिज डिसएडवांटेज, मतलब उनके अपॉइंटमेंट के बाद उनकी सैलरी को कम नहीं किया जा सकता. तो ये सब मेजर्स लिए गए हैं इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द ऑफिस ऑफ CAG इन इंडिया. So that's it for today. If you like this video, please do subscribe to my channel and I'll see you in the next session. Till then, take care. Bye bye.